बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपका वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। मईशत, गुर्बत और महंगाई पर आवाम की जानिब से किए गए सवालों के जवाब भी दिए हैं और आवाम को एतमाद में भी लिया है। वज़ीर आज़म ने आज साफ साफ कहा कि ये डील शील की जो बातें हो रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार फिर दोहराया कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकला तो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोज़गार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कभी कोई कुछ कहता है। अब गई जी गवर्नमेंट, कल गई, परसों गई, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली है, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी। ये मैं आपको ये खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। हाँ जी, आज डील हो गई, कल डील होगी, परसों डील हो गई, यहाँ से शोषे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। ये वो लोग हैं जिनका टाइम ख़त्म हो चुका है। हबीब साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल, हुकूमत की जाने की बातें, उसके बावजूद आज आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की एक तो बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी? वो कॉन्फिडेंट दिखाई दिए क्या आपको? और फिर वो जो ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं हुकूमत से निकला तो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, ये अपोजिशन को जो है वो वज़ीर आज़म पैगाम दे रहे हैं। जहाँ तक तो उनके कॉन्फिडेंस की बात है, जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें 97 से एक पॉलिटिकल, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे और उनको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देख रहा हूँ। मैंने उनको 10 आदमियों से खिताब करते हुए भी देखा है और मैंने उन्हें लाखों आदमियों से भी खिताब करते हुए देखा है। मैंने उन्हें एक आदमी से भी बात करते हुए देखा है और मैंने उन्हें टीवी पे बात करते हुए भी देखा है। हमेशा इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज यही होती है, जब वो 10 आदमियों से खिताब कर रहे होते थे और हम दिल में हंस रहे होते थे कि देखो क्या बातें कर रहे हैं खान साहब कभी इक़्तिदार में भी आएंगे। खान साहब ने साबित कर दिया कि वो इक़्तिदार में आ गए। तो ये तो हम हमेशा से देखते रहे हैं। लिहाजा अगर कोई ये समझे कि इमरान खान को आप उसको कोई कमज़ोर कर सकते हैं या उसको वो कोई डर सकता है, तो कम से कम मैंने अपनी मतलब मैंने जहाँ तक उनको देखा है वो तो ज़रा मुश्किल बात है। अच्छा, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं हर सूरत, हालात जैसे भी हों। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ये बात कही है कि जनाब अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं आपके लिए ख़तरनाक हो जाऊंगा, इसमें आप जो है ना वो एक्चुअली बहुत कुछ है। अच्छा। इस आप में अगर आप भी खुद को इसमें शामिल करना चाहें तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो आप है ना, ये जो आप का लफ्ज़ है दरअसल हर एक के लिए ख़तरे का बाइस है। वो लोग जो किसी भी हवाले से डील करके बिहाइंड द सीन, अंडर द टेबल कुछ तय करके इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना चाहते हैं, तो दरअसल इसमें जो भी फरीक होगा इमरान खान उन सब के लिए इक्वली ख़तरनाक होगा। नवाज शरीफ साहब को काफ़ी टाइम लगा ये कहते हुए कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, और फिर 20 सितंबर तक आते हुए 20 सितंबर 2020 तक आते हुए, लेकिन इमरान खान साहब इतना टाइम नहीं लेंगे। अच्छा। और वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी वो सारी साजिशें बेनकाब कर देंगे जो उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और आज की तारीख में भी हो रही हैं। तो लिहाजा किसी भी सतह पर, जी कहीं भी और किसी भी सतह पर, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये बात तो बड़ी अच्छी की है वज़ीर आज़म ने कि जनाब अगर आप ये समझते हैं कि एक साजिश करके लोगों को खरीद के या कोई नया लॉलीपॉप दे के आप ये समझते हैं कि लोगों को मुझसे दूर करके आप मेरी हुकूमत गिरा सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह आइए, तशरीफ़ लाइए, मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं गिर जाऊँगा और फिर मैं ठोकर खा के उठूंगा तो फिर आप अपना भी बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको चैन से नहीं रहने दूंगा। तो लिहाजा हुकूमत और नोइंग इमरान खान, हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत का रिकॉर्ड शायद बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन उनकी अपोजिशन का रिकॉर्ड मैचलेस है। पाकिस्तान में अगर वो चाहें तो फिर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा मैं बार बार उन लोगों में हूँ जिन्हें जो ये समझते हैं कि डील हो रही है, जो ये समझते हैं कि कुछ फरीक हैं जो इधर उधर के सियासी और गैर सियासी जो आपस में मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम में अपने कॉलमों में बार बार मैं एक ही बात अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस नए इम्तहान में ना डालें।
چاہے وہ شہباز شریف ہیں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں, چاہے آصف علی زرداری ہیں, بلاول ہیں, میاں نواز شریف ہیں, کوئی بھی ہیں, پاکستان کو اپنی جس ڈھب پہ ہے اس ڈھب پہ چلتا رہنے دیں. بصورت دیگر ڈریں گے آپ بھی نہیں, آپ کے بھی, آپ ہر بندہ, ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں نا, معاف کیجئے گا سمیت عمران خان, ان سب کی پوری دنیا میں سٹینڈنگ ہے. یہ سب لوگ ہمیں چھوڑ کے اگلی فلائٹ پہ جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں عدم استحکام میں مبتلا نہ کریں. تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کی ایک پولیٹیکل موقف ہے بلکہ ایک سین ایڈوائس بھی ہے. اس کو سارے لوگ سمجھ لیں, جو جہاں جہاں بیٹھا ہے, اسلام آباد, گرد و نواح, پشاور, دنیا کے دوسرے ملکوں میں, لاہور میں, جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ پاکستان کو زوال کے راستے پہ زیادہ تیزی سے دوڑانے میں مددگار ثابت ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا نہ صرف یہ مدت بلکہ اگلی مدت بھی پوری کریں گے, اور پھر یہ بات کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکلا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اپوزیشن کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. دیکھیے عمران خان صاحب جیسی اپوزیشن تو حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھی پچھلے 20-25 سال کے اندر, تو کم از کم نہیں دیکھی. 90 کی دہائی سے آنورڈ سے آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی اپوزیشن نہیں دیکھی. جب 2000 کے بعد سے خاص طور پہ جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کوئی میجر اپوزیشن اس ملک کے اندر موجود نہیں تھی. اس کو دھچکا تب لگا جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی تو ایک اپوزیشن نامی ایفیکٹیولی تحریک شروع ہوئی. اس سے پہلے تو مخدوم امین فہیم صاحب اور دیگر لوگ, یہ کوئی اپوزیشن تو کسی نام کی نہیں تھی. جی 2008 کے بعد جب ایک متفقہ حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو ایفیکٹیولی کوئی بھی اپوزیشن نہیں تھی. 18ویں ترمیم کے وقت ایفیکٹیولی سارے اکٹھے تھے, کوئی اپوزیشن نہیں تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھائی بھائی کر کے وہ حکومت چلاتے رہے. 2013 کے اندر, 2011 کے بعد عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی جو 2018 تک رہی. جب عمران خان صاحب اسٹریٹ اپوزیشن کر رہے تھے 2014 کے اندر, تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی جو کہ ویسے پارلیمانی طور پہ اپوزیشن میں تھی وہ پارلیمان کے اندر گئی. انہوں نے عمران خان صاحب کی اسٹریٹ اپوزیشن سے اس وقت کی حکومت کو بچایا, اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کو بچایا. اعتزاز احسن صاحب اور دیگر لوگ ریکارڈ پہ ہیں بہت سی باتیں کرتے ہوئے. تو کیا خان صاحب سڑکوں پہ اگر نکل آئے, اگر حکومت گر گئی اور خان صاحب سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے, تو کیا عوام کا ایک حصہ ان کے ساتھ چلے گا؟ عوام کا ایک حصہ تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ایک اتنی مقدار کے اندر عوام ساتھ موجود ہوگی کہ وہ کسی کے لیے ٹربل کریٹ کر سکے؟ تو اس کا جواب ان آل لائکلیہڈ ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. عمران خان صاحب سیریس اپوزیشن کریں گے. اسٹریٹ پاور ان کی مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگوں سے زیادہ ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ عوام کو دو لوگوں نے باہر نکالا تھا, ایک بھٹو نے اور ایک عمران خان نے. اصغر خان صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی شاید نکالا ہو, لیکن یہ بات عمران خان صاحب کی درست ہے کہ عوام کو عمران خان صاحب نے بہت حد تک جنرل عوام کو نکالا. مولانا صاحب نے جن لوگوں کو نکالا وہ ایک کیپٹیو آڈینس ہے کہ ان کے مدارس کے لوگ ہیں, بچے ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان کو نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی عوام کو نکالا تو اپنی حدود کے اندر نکالا. وہ لانگ مارچ کرتے ہوئے کراچی سے لاہور تک نہیں آ سکتے تھے, ان کو دیگر پارٹیز کو اکٹھا کرنا پڑا. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور کا جلسہ جو ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے آریا پار والا کیا تھا وہ دیکھ لیا. اس میں اس طرح کی نہیں تھی شدت. شاید جو ایک اور پارٹی جس نے عوام کو بہت حد تک نکالا وہ تحریک لبیک نے بھی, اگر آپ ان کے بھی تھوڑے سے جلسے دیکھیں تو اس میں بہت سے لوگ ہیں. لیکن عمران خان ایک سیریس اپوزیشن ہوں گی. سوال اس سے تھوڑا زیادہ ہے. اگر کوئی ڈیل ہو جائے جو کہ مجھے نہیں پتا, حبیب صاحب کی انفارمیشن میرے سے زیادہ ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, لیکن اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو کیا یہی نظام چلتا رہے گا؟ جی جو نئے لوگ آئیں گے وہ اسی سسٹم کے اندر آئیں گے, وہ اسی طریقے سے چلائیں گے, تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ نئے لوگوں کے پاس کیا وہ جادو کی چھڑی ہوگی کہ آئی ایم ایف ہم سے ہماری جان چھوڑ دے گا؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ ہم ایف اے ٹی ایف سے نکل آئیں گے؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ اس خطے کے اندر امن آئے گا؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ سی پیک صبح ہی چلنا شروع ہو جائے گا؟ ہمارے سسٹم کے مسائل تو یہی رہیں گے. اگر سب لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی اور معیشت کو مزید دھکا لگانا چاہیے, تو مہربانی کر کے اپنی انا کی لڑائیوں کو, جو کہ بہت حد تک سیاست کی لڑائیاں اس وقت انا کی لڑائیاں ہیں,
ان کو سائڈ پہ رکھ کے مل بیٹھ کے ایک اگر پالیسی آبجیکٹو طے کر لیا جائے کہ ہم 2025 جیسے ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر کیا کہ ہم 2026 میں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, 22 سے 26 تک ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول کیا ہے, اس کے بعد آگے کا تعین کریں گے. اگر اسی طرح کی بات معیشت پہ ہو جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر ہو جائے, تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اپوزیشن میں کون ہے, گورنمنٹ میں کون ہے. اس طرح گھسیٹا تانی کرتے رہیں گے تو جو بھی اپوزیشن کے اندر ہوگا وہ اسی طرح کی للکاریں مارتا رہے گا. ساتھ صاحب, آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں. آج عوام نے وزیر اعظم عمران خان سے معیشت پر بھی سوالات کیے اور انہیں بتایا کہ ہم کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اس بڑھتی مہنگائی سے. اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کس طرح سے عوام کو اعتماد میں لیا, یہ بھی دیکھیے. سالانہ جی ڈی پی میں, سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. کسانوں پہ آ جائے 73% ان کی انکم بڑھی ہے, 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر, ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں, موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے. بیرون ملک پاکستانی انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس باری بھیجا, 30 ارب سے زیادہ. روزگار بھی بڑھ رہا ہے, غربت بھی کم ہو رہی ہے, ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے. صرف مہنگائی ہے حبیب صاحب. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنا پیسہ ہم کماتے ہیں آدھا تو قرض کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے جو پچھلی حکومتوں نے لیا ہوا تھا. دیکھیے, پچھلی حکومتیں یا یہ حکومت جو بھی تھی, پاکستان نے وہ قرضہ لیا تھا. وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ پچھلی حکومت نے لی تھی, اس حکومت نے یہ کیا تھا, یہ بات مناسب نہیں ہے. اب 3.5 سال گزر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کافی قرضہ لیا ہے. یا تو پھر آتے ہی پہلے سال کوئی جادو کی چھڑی, کوئی میجک وینڈ لے کے آتے نا جس میں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ اس میں ایک بات بہرحال ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ ماننی پڑے گی, جو پاکستان تحریک انصاف خود بھی نہیں کہہ پا رہی اچھے طریقے سے. وہ یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کو پینڈیمک کا سامنا کرنا پڑا. یعنی آپ کی دنیا میں اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی, آپ کو اپنی فیکٹریاں بند کرنی پڑی, اپنے بازار بند کرنے پڑے, اپنے سکولز بند کرنے پڑے. پوری دنیا میں ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ جس میں اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا. تو پاکستان کو, اور اس میں پاکستان کو پاکستان چونکہ غریب ملک ہے تو پاکستان کا دھچکا بھی زیادہ لگا. دیکھیں, کسی کو بڑی آمدن والے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹی وی نہ خرید سکا ہو, ہم تو وہ لوگ ہیں نا جن کے لیے شاید ایک وقت روٹی نہ ملے, تو لہٰذا ہمیں وہ دھچکا زیادہ شدید لگا. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو تیل کی پرائسز ہیں, کموڈٹی پرائسز ہیں, وہ جس انداز سے بڑھی ہیں, اس کے بڑھنے کا سامنا بھی اسی حکومت کو کرنا پڑا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت کی غلطی کی وجہ سے دوسری جگہ پہ یعنی وہاں پہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, ایسا نہیں ہوا. پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ صورتحال اور پاکستان کے عوام کو یہ صورتحال فیس کرنا پڑ رہی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے. پیٹرول مزید بھی مہنگا ہو سکتا ہے. دیکھیے, جو عالمی منڈی میں ہے نا, یہ منڈی ہمارے کنٹرول میں تو ہے نہیں, تو لہٰذا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ حکومت کو آپ زیادہ الزام دے نہیں سکتے. لیکن جہاں پہ آپ حکومت کو الزام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ حکومت نے تاخیر کی, تعویق کی اس معاملے میں کہ جو چھوٹے قرضے دینے تھے جو عمران خان کے منشور میں شامل تھا, اس میں غیر معمولی تاخیر کرتے. اگر آپ پہلے سال آ کے وہ کام ایگریسیولی کرتے تو آج آپ کے ہاں روزگار کی کیفیت بھی بدلی ہوتی, آپ کی امپورٹ بھی کچھ کم ہوتی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مکانات بنا رہے ہیں اس کو بھی ایک پش ملتا. تو لیکن وہ غلطی اپنی جگہ ہے, اور اس غلطی کے پیچھے کوئی حکومت کی سکیم نہیں ہے, محض نالائکی ہے. محض نالائکی ہے. ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 70 سال کی خراب صورتحال ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک دم سے مراد ان کا یہ 3.5 سال ہے, 3.5 سالوں میں بھی یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ہمارے مسائل دو قسم کے ہیں, یا دو میجر قسم کے ہمارے مسائل ہیں. ایک وہ کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی, ہم ٹیکس کلیکشن کیسے کریں گے, ہم صنعت کا پہیہ کیسے چلائیں گے. یہ پالیسی اورینٹڈ ایشوز ہیں کہ آپ امیروں پہ کتنا ٹیکس لگائیں گے, غریبوں پہ کتنا ٹیکس لگائیں گے, دیگر چیزیں آپ کیسے کریں گے, یا آپ اسمال بزنس انٹرپرائزز کو کیسے چلائیں گے. یہ ایک پالیسی اورینٹڈ ایشوز ہیں جن کے حبیب صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ آپ قرضے نوجوانوں کو کیسے دیں گے, نوکریاں کیسے کریٹ کریں گے.
دوسرا ہے ہمارے اسٹرکچرل ایشوز کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں 5 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں جی. اب اس گھر کو بنانے کے لیے ایک بیوروکریٹک طریقہ ہے, ایک آرگنائزیشن بنی, وہ لونز کریٹ کرے گی, بینکس کے ساتھ تعاون کرے گی, لوگوں کو اکٹھا کرے گی, اس کا بیوروکریسی کا طریقہ ہے. ہم ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے 6000 ارب کے قریب ہم جائیں گے, لیکن ٹیکس نیٹ ورک کے اندر ایک اسٹرکچرل ایشو بھی ہے کہ ایف بی آر کن لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے, کن لوگوں سے وہ پراپرلی ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے, کن سے سیٹل کر رہی ہے, کن کے پیچھے جا رہی ہے, کن کے پیچھے نہیں جا رہی. یہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. پالیسی ایشوز کوئی بھی گورنمنٹ 3 سال کے اندر 3-3.5 سال کے اندر اس کو جواب دینا چاہیے کہ میرے پالیسی ایشوز ٹھیک کیوں نہیں ہوئے. جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں کہ ہمارے تھانے کے, پٹوار کے, ریونیو کے, پولیس کے, بیوروکریسی کے, دیگر اس طرح کے ایشوز کے, ان کو ٹھیک کرنے کے اندر عمران خان صاحب نے اس کے اندر انفارچونیٹلی کوئی زیادہ کام نہیں کیا, لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے اندر جو اتنے عرصے میں خراب ہوئے ہوں ان کو ٹھیک کرنے کے اندر بات درست ہے کہ کچھ وقت لگے گا. اگر آج یہ تعین کر لیا جائے کہ پاکستان کی پنجاب پولیس کا ایک نیا قانون لے آتے ہیں جس طرح پرویز مشرف صاحب لے کے آئے تھے, تو اس قانون کو بنانے میں کچھ وقت لگے گا. جس دن امپلیمنٹ ہو جائے گا تو تھانے, پٹوار, تھانے تک, سپاہی تک اس کی امپلیمنٹ ہونے کے اندر کچھ وقت لگے گا. تو اسٹرکچرل ایشوز کے اندر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سال کے مسائل ایک ٹرم کے اندر شاید ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن عمران خان صاحب سے 2 گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ان اسٹرکچرل مسائلز کو ٹھیک کرنے کی بسم اللہ کریں. صحیح نظر آئے کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آگے امپلیمنٹ نہیں بھی ہو رہا تو آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پالیسی ایشوز کے اوپر پچھلے 70 سال کی بات نہ کریں. پالیسیز آپ اپنے 3.5 سال کی ڈیفینڈ کریں. آپ کی اچھی رہی ہیں کچھ پالیسیز, جس طرح حبیب صاحب نے کہا کووڈ اور دیگر انٹرنیشنل ایشوز ریلیٹڈ, انوائرمنٹ ریلیٹڈ, ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان پہ مزید گرو کریں. جو بات آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی گلا کرتے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں کی جاتی. آج بھی جب وہ عوام سے ٹیلی فونک گفتگو کر رہے تھے تو میڈیا کے کردار پر انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا کہ تنقید اچھی چیز ہے لیکن پروپیگنڈا نہ کیا جائے. ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. میڈیا سے, لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے, لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, ایک فیک نیوز ہوتا ہے جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, جی تباہ ہو گئے, مارے گئے, جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں, ملک مارا گیا, تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو یہ کیسے بتاتے ہیں؟ اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ بتائیں حبیب صاحب, جواب دیں وزیر اعظم کے سوال کا. پھر ملک کی اکانومی کیسے بڑھی ہے؟ حکومت, یہ وزیر اعظم نے کوئی نئی بات نہیں کی, ان سے پہلے بھی ہمیشہ میڈیا کے اوپر ایسے ہی تنقید کرتے رہے حکمران. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ بار بار چیف سیکرٹری تبدیل کریں, یہ میڈیا کے کہنے پہ تبدیل کیے تھے. سانحہ سائیوال ہوا تھا جب اس وقت وزیر اعظم نئے حکومت میں آئے تھے, اس کی تفتیش اور لوگوں کو سزاؤں تک پہنچانا اگر میڈیا اس پہ کہتا ہے تو یہ بری بات ہے. راؤ انوار کا ذکر اگر میڈیا کرتا ہے تو یہ بھی بری بات ہے. آپ کے ایم پی اے کو آپ نے تو اس دن سب سے پہلے لوز کیا تھا اپنا اخلاقی گراؤنڈ وزیر اعظم نے, جب آپ کے ایک ایم پی اے نے کراچی میں, ابھی حکومت نہیں بنی تھی, اور وہاں پہ ایک شہری کو تھپڑ دے مارا تھا. آپ نے اس کا تو کوئی احتساب نہیں کیا. آپ کی پارٹی کے اندر شوگر مافیا آپ نے اپنے مخالف کو بنایا, لیکن جو شوگر مافیا آپ کے اندر بیٹھا تھا اس کے اوپر تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو لہٰذا میڈیا یہ بات نہ کرے. میڈیا کیا کہے کہ میڈیا وزیر اعظم جس کی طرف اشارہ کر دیں کہ یہ جناب چور ہے تو میڈیا کہنا شروع کر دے یہ چور ہے. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میڈیا ان کے ساتھ نہ تو اس کی دوستی ہے, نہ ہم ان کے حریف ہیں, نہ ہم ان کے حلیف ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نشاندہی کرنی ہے. آج تک ہم نے جتنی نشاندہیاں کی, آپ نے کیا اس پہ عمل درآمد کیا؟ تو لہٰذا ہم سے یہ اپنے شکوے الگ رکھیں. یہ مری میں آپ کے لگائے ہوئے نالائق تھے بالکل, جن کی وجہ سے بندے مر رہے ہیں. بجلی چوری آپ کے نیچے محکمہ ہے. اگر ہم کہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. یاد ہے ایک سٹوری میں نے آپ کو اسی پروگرام میں 2018 کے بعد میں نے بتایا تھا کہ بجلی چوری کتنی ہو رہی ہے, تو ایک میرے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی تھی ٹویٹر پہ, تو بتائیں وہ نمبرز غلط ثابت ہوئے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے لوگ نالائق ہیں اور انہیں اکانومی کا نہیں پتا, انہیں اپنے کام کا نہیں پتا, تو آپ میڈیا کو کیوں کہہ رہے ہیں؟
सिविल एविएशन का मैंने कहा था जहाज़ों के लाइसेंस जाली हैं। जी देखिए जी साथ साहब, मैं हबीब साहब के जज्बात की भी कदर करता हूँ और मीडिया की जो खिदमात इस मुल्क की जमहूरियत के लिए हैं उसको कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। मीडिया ने बहुत बहुत काम किया है, मीडिया के लोगों ने जाने दी हैं इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ औकात पे। लेकिन इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बात थोड़ी सी मिसरिप्रेजेंट हुई। मुझे जो बात समझ आई वो ये है कि कुछ लोग थे जो 2008 से लेके 2018 तक राव अनवर के बारे में खामोश रहे, जब राव अनवर दंदनाता फिर रहा था कराची की सड़कों पे, और फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो कहा वो राव अनवर के साथ क्या कर रहे हैं, राव अनवर के साथ क्या कर रहे हैं। भाई जब राव अनवर साहब लियारी के अंदर और मलीर के अंदर अपने कारनामे अंजाम दे रहे थे, उस वक्त की हुकूमत से आप लोगों ने कभी नहीं पूछा कि राव अनवर क्या कर रहे हैं। जब उज़ैर बलोच सड़कों के ऊपर खेल रहे थे फुटबॉल लोगों के सरों के साथ, उस वक्त मीडिया का एक सेक्शन खामोश रहा जो कि अब उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। बिजली चोरी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर हो रही है। बिजली चोरी तो शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर 1960 की दिहाई से। वो लोग जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के की हुकूमत के टाइम पीरियड पे जब 16-16 घंटे बिजली नहीं आ रही होती थी, जो खामोश रहे और कहा कि हुकूमत ठीक चल रही है और क्या जमहूरियत जबरदस्त चल रही है, वो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर आकर अगर बिजली चोरी की बात करेंगे तो खान साहब ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे इमरान खान साहब से अदावत के अंदर या इमरान खान साहब के बुक्स के अंदर या अपनी दीगर पॉलिटिकल एफिलिएशंस के अंदर, वो अब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी ऑडियो क्लिप्स चल चुकी हैं तो क्या अब उस पर बात करना, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से अपनी दोस्ती के अंदर या कनेक्शंस के अंदर वो मसाइल जो उन्होंने जिंदगी भर कभी पिछले 10-12 साल की हुकूमत के अंदर पिछली 2 टर्म्स के अंदर कभी नहीं उठाए, वो सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उनको नजर आते हैं। मेरा ख्याल, मुझे लगा कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात करते करते मैं साथ ही कहूं कि मीडिया की बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं इस मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब इसको एक ब्रॉड ब्रश से पेंट ना करें, लेकिन मीडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से, अपनी दोस्तियों की वजह से एक ही प्रॉब्लम को नवाज शरीफ साहब के टाइम पे, जरदारी साहब के टाइम पे नहीं हाईलाइट करते थे और अब करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आपका ख्याल ये है कि मीडिया जो है पुरानी गलतियों की रोशनी में इमरान खान साहब को सारा जवाब दे दे कि आपकी हुकूमत नाअहल है, ये बिजली चोरी नहीं रोक सकती, आपकी हुकूमत नाअहल है कि ये रेलवे नहीं चला सकी, आपकी हुकूमत नाअहल है कि वादे के बावजूद इसने पाकिस्तान स्टील मिल बंद की, आपकी हुकूमत पाकिस्तान PIA को बर्बाद करने की जिम्मेदार है, आपने वापडा को नहीं चलने दिया। अच्छा, आपके ख्याल में चूंकि ये पहले हो रहा था लिहाजा इमरान खान साहब को इजाजत दी जाए? बिस्मिल्लाह। एक जुमला मैं कहता हूं कि जरूर आप बात करें कि इमरान खान साहब ने स्टील मिल को नहीं चलने दिया, आप जरूर, लेकिन आप साथ ही साथ वो मांडवी वाला साहब को भी पूछ लें जिन्होंने स्टील मिल चलती बंद कर दी उस वक्त। तो जो आज सब शोर मचा रहे थे। नहीं हबीब साहब, आपकी बात मैं नहीं कर रहा, मीडिया के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आज भी डिफेंड करते हैं। जो चलती स्टील मिल को बंद कर गए वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे और आपने कहा कि वाह 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 क्या बात है इन लोगों की। इमरान खान साहब आए, आपने कहा आपने स्टील मिल बंद कर दी। भाई जिसने बंद की वो जब हुकूमत में था, जब चल रही थी स्टील मिल, तो आपने कोई एतराज नहीं किया। मीडिया वाला था, वो कोई मीडिया वाला था जो कराची में जाके कह रहा था मेरी बात रिकॉर्ड करके रखना। फिर जो गिला किया जाता है अच्छे कामों की तशहीर का, वो भी वजीर आजम इमरान खान के वजीरों का काम है कि जो अच्छे काम हुकूमत कर रही है दूसरों पर आके गिले शिकवे और तनकीद करने के बजाय उन कामों की तशहीर उनकी जानिब से की जानी चाहिए। ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूरिया खाद की हुसूल के लिए किसानों की मुश्किलात अभी भी कम नहीं हो सकी। तकरीबन 2 माह से हम इस सारे मामले को अपने प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत यही कह रही है कि जनाब यूरिया खाद की प्रोडक्शन बढ़ी है, सेल भी बढ़ी है, कीमतें भी कम हैं, यही हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब भी हमाद अज़हर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यही कहना है, चूँकि सेल बढ़ गई है, प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, इसलिए किल्लत का सामना है। वज़ीर ख़ारजा भी कहते हैं कि प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और मार्केट में जो कीमत है पाकिस्तान में यूरिया खाद की आलमी मार्केट से अभी भी कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है 60 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा हर साल सेल हो रही है। ज़्यादा सप्लाई होने के बावजूद भी यूरिया की जो डिमांड है उसमें हमें शॉर्टफॉल्स का सामना है। इस वक्त सारे प्लांट्स चल रहे हैं यूरिया के, तो रोजाना की बुनियाद पे 4.5 लाख बोरी यौमिया फर्टिलाइजर मिल्स की प्रोडक्शन है। DAP 30% सेल डाउन हो गई है और यूरिया की जो सेल है वो 5-10% जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमें किल्लत नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी बेहतर हो जाएगी। हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। नतीजतन पिछले साल से तकरीबन 3.5 लाख टन की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। कुछ डीलर्स हैं
जो लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं और उनका तदारुक होना चाहिए। आज आप एक बोरी यूरिया की बाहर से मंगाएं, एक बोरी यूरिया की क्या कीमत है, उसके बरक्स पाकिस्तान के किसान को जो महंगी यूरिया भी बिक रही है वो इंटरनेशनल प्राइस से कहीं सस्ती है। तो ये है एक बार फिर से हुकूमती मौक़िफ़ के सब अच्छा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों के हक़ में और खाद बहरान पर ट्रैक्टर मार्च कर रही है। कल से मुख्तलिफ ज़रई इलाकों की क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, मंडी भाउदीन और लाड़काना से हमारे नुमाइंदगान हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब में 1,67,00,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है और इस वक्त गंदम की काश्त का जो अमल है मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद खाद का जो बहरान है वो बरकरार है, खाद नायाब है। काश्तकार खाद के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त मुश्किलात क्या हैं और खाद की कीमतें क्या हैं, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं काश्तकारों से किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाद नहीं मिल रही, जनाब कहते हैं बहरान लो, नाइट्रो लो, DAP लो, वो वास्ते पेमेंट की दरकार है। पेमेंट नहीं है साढ़े को, यूरिया वास्ते पेमेंट है, वो यूरिया देंगे नहीं है। असी इस वजह तो बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शराइत लगाई गई हैं खाद के हसूल के हवाले से, यूरिया खाद के हसूल के हवाले से, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान है। जी, आप खाद लेने आए और कितने दिन से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और खाद अभी तक मिली है या नहीं मिली है? 1 महीने से चक्कर ला रहे हैं, हमें खाद नहीं मिल रही। सोना यूरिया से बहुत परेशान है। DAP भी काफ़ी रेट से मिल रही है, वो हम पा नहीं सकते, इसलिए हम बड़े परेशान हैं, हमें खाद नहीं मिल रही यूरिया। जी बिल्कुल, जिन डीलर्स की जानिब से खाद किसी हद तक फराम की जा रही है, लंबी लंबी कतारें हैं, उसी तरह से काश्तकारों की मुश्किलात बरकरार हैं। जो कंट्रोल रेट है यूरिया का वो 1768 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 2400 से 2500 रुपये तक बटोरे जा रहे हैं। इसी तरह से DAP की जो कीमत है 9790 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 10,500 रुपये में दस्तियाब है। और इसी तरह से नाइट्रोफास जो है 6,459 रुपये इसकी जो रेट है मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसके भी 7,000 से ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। काश्तकारों का यही कहना है कि हुकूमत सिर्फ नोटिस ना ले बल्कि अमली इक़दामात करे और काश्तकारों को खाद जो है वाफिर मिकदार में फराहम करे, ताकि मुख्तलिफ फसलों की काश्त जो है वो मुकम्मल हो और उसके साथ साथ पैदावार भी बढ़ाई जा सके। जी ज़िला फैसलाबाद में 19 लाख एकड़ रकबा ज़ेर काश्त है। रबी का ये सीज़न है, मुख्तलिफ़ फसलें इस सीज़न में काश्त की जाती हैं। सबसे बड़ी फसल गंदम की फसल है जो कि काश्त की जाती है। 2 माह हो चुके हैं गंदम की फसल को काश्त को। अब ये गंदम की फसल की परवरिश का मौसम है, लेकिन इस वक्त सबसे जो ज़रूरी बात है वो यूरिया खाद जो है वो नहीं मिल रही। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 158 सेंटर बनाने का दावा किया गया है, लेकिन फैसलाबाद में हमें कहीं पर भी किसानों को खाद मिलती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। इधर हमारे पास जो डीलर हैं उनके पास आए हैं कि हमें खाद दें। वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से 100 बोरी 200 बोरी मिलती है। वो 2, 4, 5 किसान आते हैं, वो ले जाते हैं। लेकिन इधर सुधार गए ऑल ओवर फैसलाबाद पूरे में जितने भी सेंटर हैं, कहीं से कोई खाद नहीं हमें मिल रही। एक तो खाद मिल नहीं रही और यहाँ पर मिल रही है वो किस रेट पे मिल रही है, ये भी हम लोग पूछते हैं, किसानों से पूछते हैं जी भाई किस रेट के ऊपर खाद मिल रही है। खाद इधर मिल रही है, कुछ 2400 में दे रहा है, कुछ 2600 में बोरी दे रहा है, इसलिए बहुत गवर्नमेंट के रेट के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, सरकारी रेट जो है वो खाद का वो 1768 रुपये है, लेकिन कहीं पर भी इस रेट के ऊपर खाद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। 2500, 2600, 2700 रुपये में खाद मिल रही है। डीलर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस वाले से, वो क्या कहते हैं। सूरत हाल ये है कि ना कंपनी अगर कोटा बढ़ाएं हमारा, तो जितना हमें कोटा मिलता हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी रेट पे बेचते हैं। ये बात नहीं है कि हम सरकारी रेट पे नहीं बेचते। अभी भी कुछ देर पहले मेरे पास गाड़ी आई, काफ़ी ज़मींदार का मजमा मेरे पास मौजूद था। जितनी भी खाद मैंने सेल की 200 बैग मेरे पास आया था। 1768 रुपये में मैंने सारी यूरिया सेल की है, बबशे यूरिया मेरे पास आया था जी। क्योंकि ये सीज़न है, इस वक्त खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो डीलर्स हैं उनका कहना है कि उनको महज 100-150 बोरियां दी जाती हैं जो कि चंद मिनटों में ही फ़रोख्त हो जाती हैं, जबकि डिमांड जो है वो हज़ारों की है। अजी दुनिया टीवी मुसलसल 2 माह से जो है वो किसानों को जिस बहरान का सामना है खाद की दस्तयाबी के हवाले से, उस बारे में मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है। अजीब तुरफा तमाशा है कि इस मुल्क में जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वो चीज़ दस्तयाब नहीं होती। बिजाई के मौके पर किसानों को DAP खाद की ज़रूरत थी, तब DAP मुयस्सर नहीं थी। उसके बाद पहले और दूसरे पानी के मौके पर किसानों को जो है वो यूरिया खाद की ज़रूरत पेश आई तो वो नायाब हुई, ब्लैक में फ़रोख्त हुई। और अब
जब झाड़ बनाने का टाइम है गंदम का, तो उस वक्त लोगों को कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की ज़रूरत है, तो वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी नायाब है, बल्कि अगर कहीं पे कोई बोरियां दस्तयाब भी हैं, कोई दुकानदार फ़रोख्त भी कर रहा है, तो वो महंगे दामों भारी निरखों पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि इस सूरत हाल में किसानों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। जिस वक्त ज़मींदार ने शुरू करना था, काश्त शुरू करनी थी, तो उस वक्त DAP शार्ट कर दी गई। DAP बड़ी मुश्किल से पूरी की करके जब काश्त कर ली तो उसके बाद यूरिया का बहरान शुरू हो गया, और इतना ज़बरदस्त बहरान था जिसको 20 बोरी लोड ज़रूरत थी, उसको 2-2 बोरियाँ दी गई, और पूरी दिन लाइनों में लगा के खाद बिल्कुल ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से यूरिया दी गई, थोड़ी बहुत जो मिली ब्लैक में मिली, और हज़ार रुपया 1200 रुपया फी बोरी का ब्लैक लिया गया। असां कणक काश्त कर खड़े हैं, खाद साकू नहीं मिली, असां बड़ी मुश्किल नाल कोई 80-85 DAP सट्टी, और वही महंगे दाम और ब्लैक और उनके बाद यूरिया का टाइम आया, यूरिया टाइम तो नहीं मिली, यूरिया असां बिल्कुल थोड़ी सट्टी, और वो भी ब्लैक 1000 500 फालतू भर के गिद्दी से। उनके बाद हुण केन गवारे का टाइम है, वो मुंडू मिलती का हूँ असा दसो हुकूमत को सदा है, असा क्या छटू खाद दी जाते क्या पाओ। अरे जिस तरह आपने सुना कि गंदम का काफ़ी नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है, दूसरा की जानिब से जो है वो बयानात तो दागे गए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मुताबिकत नहीं रखते थे। लोगों का कहना यह है कि कुदरत उन पर मेहरबान है, और कुदरत की मेहरबानी की वजह से ये जो रिमझिम जो है मुसलसल जारी है, इसकी वजह से खाद का इसकी वजह से जो है गंदम की फसल में जो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था वो शायद किस कदर कुछ कम हो सके। हाँ जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में यूरिया खाद का जो बहरान है वो गुज़श्ता 2 माह से जारी है, और हम 2 महीने से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, किसान काश्तकार जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन में खाद के लिए परेशान थे, मारे फिर रहे थे। हुकूमत के दावे अपनी जगह, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि यूरिया खाद का जो बहरान है वो ख़त्म करने के लिए बैरून मुल्क से जो है वो खाद वाफर मकदार में मंगवाई गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर खाद का बहरान देखने में आया। लेकिन अभी गुज़श्ता 3 दिन से यहाँ पर खाद का जो बहरान है उसमें कुछ कमी देखने में आई है। यहाँ पे हमारे साथ, मैं इस वक्त गला मंडी में मौजूद हूँ, किसान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं किसानों से यहाँ पे बात करूँगा कि वो उनके साथ पहले क्या सूरत हाल थी और आज उनको वो खाद जो है वो किस रेट के ऊपर मिल रही है। जी भैया, आप बताइएगा कि आपको ये खाद किस रेट पे मिल रही है और यहाँ पहले क्या सूरत हाल थी? पहले तो इधर बड़ी बड़ी लाइनें लगानी होती थी, अब कोई थोड़ी सहूलत आ गई है, पता नहीं बारिश की वजह से आया है या खाद ऊपर से आ गई है, ये इल्म हमको नहीं है। तो लेकिन अब तो आसानी से मिल रही है, पहले 1768 में मिलती थी, अब 2000 की बोरी मिली है। पहले जो खाद थी वो नहीं थी मिल रही, पीछे से बुरान था खाद का, और तब रेट था 1768 रुपये, लेकिन अब 2000 की मिल रही। तो पहले क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? लाइनें लगी हुई थी, को नहीं थी मिलती, को नहीं थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ये सुना कि यहाँ पे किसान और काश्तकार जो हैं वो यहाँ पे खाद लेने के मौजूद हैं। पहले यहाँ गला मंडी के अंदर लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे चिट पे खाद दी जा रही थी सरकारी तौर पे। जो इन लोगों को, जिन किसानों को चिट्स दी जाती थी, उनको यहाँ पे खाद जो है वो बआसानी दस्तयाब होती थी। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे खाद है उसके लिए लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं। मुकामी इंतज़ामिया ने जो है वो अपने तौर के ऊपर कीमत जो है वो 2000 रुपये मुकर्रर कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबी लाइनें लगना जो है वो ख़त्म हो गई हैं। और जो हुकूमत के नर्ख हैं, जो हुकूमत की तरफ से सरकारी कीमत मुकर्रर की गई थी, वो अब यहाँ पे उसके मुताबिक जो है यहाँ पे खाद दस्तयाब नहीं है। अब ज़िली इंतज़ामिया का जो नया हुक्मनामा जारी हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे खाद दस्तयाब है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यूरिया की किल्लत की, तो लाड़काना डिवीज़न में इस वक्त तक ये किल्लत ख़त्म नहीं हो सकी है, और जो मार्केट है उस मार्केट में अब तक यूरिया दस्तयाब नहीं है। ताहम जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनके पास वाफिर मिकदार में जो यूरिया मौजूद था वो अब भी मौजूद है। ताहम एक फ़र्क जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले या ब्लैक मार्केटिंग में नज़र आ रहा है, जो 3,500 से 4,000 रुपये पर यहाँ पर यूरिया मिल रहा था, वो अब यहाँ तकरीबन 2,800 से 3,000 रुपये तक मिल रहा है, जिसकी बड़ी वजह बहुत ज़्यादा ख़रीदारी है। वो किसान जो नाउमीद हो चुके हैं हुकूमत से कि उन्हें वो रियायती तौर पर यहाँ पर दे सकेंगे, उन्होंने यहाँ से ख़रीदारी कर ली है। इस वक्त अगर मार्केट की बात की जाए तो लाड़काना की जो मार्केट है इसमें आपको कहीं भी कोई रश नज़र नहीं आएगा। दुकानें खुली हुई हैं, दुकानों पर यूरिया तो मौजूद नहीं, लेकिन अगर आपको यूरिया चाहिए तो ये यूरिया आपको दस्तयाब करके दे सकते हैं। ये लोग आपको यहाँ आपको यूरिया की परचेजिंग के हवाले से यहाँ आपको रसीद देंगे और अपने वेयर हाउसेस से ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के पास भेज कर आपको वहाँ से यूरिया की फराहमी करते हैं। मार्केट में इस वक्त यहाँ किसानों की तादाद तो कम है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आया उनको इस वक्त क्या मसाइल दरपेश हैं। जी बताइएगा, आपको क्या है इस वक्त, इसलिए मार्केट में आए हैं, क्या मसला है? खाद नहीं मिल रहा है, ऐसा लूटता ज़्यादा ये होते तो जो भी दुकान से ज़्यादा है तो खाद जो खाद है हमारे पास नहीं है, तो
छप्पर में देता है, ब्लैक पे नहीं मिलेगा तो फसल क्या होगा। आप यहाँ आए हैं, आपकी फसल को इस वक्त क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है? सर हमारे फसल को बहुत ज़रूरत है सोना यूरिया की खाद की। अब हम इधर आ रहे हैं मार्केट में, अभी भी हम मौजूद हैं कि इधर आए, हम बोल रहे हैं कि हमें भाई हमें खाद चाहिए, बोल रहे हैं खाद नहीं है। तो उसके बाद जो है छप्पर में बोलते हैं कि भाई एक बोरी जो है हम आपको 3000 रुपये में देंगे, इधर से पर्ची देते हैं, इसका जो है उधर गोदाम है, उधर गोदाम में इसका भान पड़ा हुआ है, खाद पड़ा हुआ है, लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं है, हमारे साथ इंसाफ किया जी जाए। बिल्कुल, आप देखें कि यहाँ मार्केट में इस वक्त भी तादाद भले कम हो लेकिन किसान मौजूद हैं, यूरिया लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मार्केटों में खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग जहाँ हो रही है इनको रोकने वाला कोई नहीं, ना हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके बायस यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग को मुसलसल बढ़ती जा रही है। हुकूमत के दावे और ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, आपने ग्राउंड रियलिटी भी देखी, हुकूमती दावे भी सुने और फिर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ और किसानों के हक में ट्रैक्टर मार्च कर करने। देखिए, मुझे लगता है कि खाद के नाम पे काश्तकारों के साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हो चुका है। अच्छा। यानी उनकी जेब से पैसे निकलवाए जा चुके हैं और अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी हो गई थोड़ी सी, तो इस वजह से जो खाद की ज़रूरत भी कुछ कम हो गई और कुछ लोगों को मिल भी गई और ज़ाहिर है एडिशनल पैसों पर मिली। यानी जितना कहा जा रहा है कि खाद की डिमांड बढ़ी और लोग काश्तकारों ने ज़्यादा खरीदी, अगर हम ये भी फर्ज कर लें तो इसका मतलब ये है कि काश्तकारों की जेब से इजाफी पैसे तो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन इजाफी पैसों के ऊपर कोई कमीशन नहीं बनेगा। अच्छा। कोई कमेटी नहीं बनेगी। ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, ये खून पसीने की कमाई चूँकि गरीबों की थी तो इसलिए कुछ अमीरों की जेब में चली गई है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप ये बिल्कुल कोई तवक्को ना लगाएं कि चीनी की तरह कमीशन बनेगा खाद का भी और उसमें देखा जाएगा कि खाद की प्राइसेस क्यों ऊपर गई। अच्छा, मसाइल तो लाड़काना में भी हैं, सिंध में भी हैं, तो पीपल्स पार्टी किसके खिलाफ एहतजाज करने जा रही है? मसला ये है कि मसाइल हर जगह पे है। अगर आपके क्या मंडी बहाउद्दीन में मसाइल नहीं है? क्या हमारे दुलैया में मसाइल नहीं है? क्या मसाइल हर जगह पे है। खाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली ये विफाक के हाथ में होती है, तो अगर विफाक कहीं कोई ना कोई कमजोरी तो किसी से वाक़या हुई है ना, वो सूबे में तो नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली विफाक में हुई है। और विफाक में मुतलका वजीर जो आपको आके बताते रहे हैं कि जनाब हमारी खाद इतनी आ गई, इसके बावजूद कि हमने खाद इंपोर्ट की इसके और फिर भी हमारी खाद की कीमतें जो हैं वो 1768 पे नहीं जा सकती, तो फिर दो ही बातें हो सकती है ना, या तो आप इतने नालायक हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि 1768 रुपये कीमत नहीं होनी चाहिए, 2000 रुपये होने चाहिए, और या फिर आपने आंखें बंद की हैं कि अच्छा भी जितना गरीब काश्तकार की जेब से निकाला जा सकता है निकाल। लेकिन साथ साहब वज़ीर ख़ारजा अब भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस को देखा जाए तो पाकिस्तान में कीमतें अब भी कम हैं। उनका ये दावा कितना ठीक है? और फिर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ अब किसानों के हक में एहतजाज करने जा रही है, ट्रैक्टर। देखिए, हर चीज़ इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल प्राइसेस से हमें वो चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए जिसमें से कुछ चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें डोमेस्टिकली बनती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बाहर से उनके पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं या उनके कंटेंट्स इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर देते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, यहाँ पे क्या है, उसका कोई कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन गंदम अगर मेरे पिछले घर के पिछले वाले लॉन में उग रही है तो नेचुरली वो इंटरनेशनल प्राइसेस से कम होगी मेरे लिए। इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर तो जो मंडी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मंडी है ना, या ट्रेडिंग की मंडी है, तो जो चीज़ें हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं या उसमें से मेजॉरिटी हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं उसको इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपेयर करना मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। हमें अपनी मिनिमलिस्टिक प्राइस रखनी चाहिए। देखिए, खाद की कमी की बहुत सी वजूहत हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी वजह जो कि अब तक पिछले 2 महीने से हमारे प्रोग्राम के अंदर बार बार फॉलोअप से समझ आई, वो ये है कि जब खाद प्रोड्यूस की गई तो कुछ लोगों ने उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, और जब वो शॉर्टेज हो गई उसकी मार्केट से, उन्होंने 1780 रुपए की मार्केट से खरीद ली गवर्नमेंट रेट के ऊपर। उसके बाद जब शॉर्टेज हो गई तो उसको 2000 का, 2200 का, 2500 का किसानों को बेचना शुरू कर दिया और हर बोरी के ऊपर किसान से 200 रुपए एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। ये बात तो एक इंतजामी मसला है, यानी कि लोकल डिप्टी कमिश्नर को, लोकल असिस्टेंट कमिश्नर को, लोकल एएसपी को पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। साथ हर जिले में पता है कि कौन से 2, 4, 5 डीलर गोदाम है जहाँ पे पड़ी है, ये सबको पता है। ठीक है जी, इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।